आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है इन सीटों पर और 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आज का दिन मुकर्रर किया गया था। अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, चुनाव आयोग की बैठक हुई थी बकायदा, उसमें फैसला लिया गया था कि 29 सितंबर को बता दी जाएगी उपचुनाव की तारीख। और अब अहम खबर यह कि तारीख का ऐलान हो चुका है 7 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश की, जहां उपचुनाव हो रहे हैं। इन सीटों पर उपचुनाव होने पश्चिम उत्तर प्रदेश में टुंडला फिरोजाबाद में उपचुनाव होगा। इसके अलावा बुलंदशहर में चुनाव होना है उपचुनाव, और नौगावा, सदात, अमरोहा में चुनाव होना है। और इसके अलावा आगे भी हम आपको बताएंगे कि वो और कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होना है। फिलहाल अहम बात यह कि यूपी की 7 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो यूपी की 7 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इनमें वेस्टर्न यूपी की 4 सीटें हैं और आपको बता दें कि मध्य पूर्वांचल की 2-2 सीटें भी शामिल थी। तो नतीजे जो है वो 10 नवंबर को आएंगे। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और मतदान जो है वो 3 नवंबर को होगा, यानी 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। रवि, पहले बात जो निकल कर के सामने आई थी, जब बैठक हुई थी चुनाव आयोग की, उसमें 8 सीटों की बात हो रही थी, लेकिन अभी 7 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, अगर चुनाव आयोग का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें 7 विधानसभा सीटों का जिक्र है उत्तर प्रदेश की, जिसमें चुनाव होना है। और 7 की बात करें तो नौगांव सदत है, बुलंदशहर है, टुंडला है, बेंगरामू है, घाटमपुर है, देवरिया है और मल्हानी। ये 7 विधानसभा सीट है। कुल मिलाकर ये देखिए कि 1.25 साल बचे हैं लगभग विधानसभा के चुनाव होने में। 2022 में फरवरी में चुनाव होगा और उससे पहले एक लिटमस टेस्ट को माना जा सकता है। क्या कोरोना काल के बाद जो स्थितियां बनी है सरकार का को लेकर क्या लोगों का रुख है, तो एक कहीं ना कहीं एक आपको रुख मिल जाएगा लोगों का कि बिहार चुनाव तो होना ही बाकी है, जो पूरा विधानसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी जनता योगी सरकार के कामकाज को लेकर क्या सोचती है। तो एक कहीं ना कहीं छोटा लिटमस टेस्ट इसको माना जाएगा। और इसमें 7 सीटों के जो नतीजे आएंगे जब 10 तारीख को, तो आपको देखने को मिलेगा कि वाकई योगी सरकार को लेकर जो चर्चा चल रही, तमाम उनके एनकाउंटर को लेकर, लेकिन उपचुनाव जो है वो 8 सीटों पर होने थे, एक सीट को क्यों छोड़ा गया? क्या जानकारी मिल रही है उस एक सीट के बारे में? देखिए, अभी उसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जहां भी कोई डाउट है, आपको बताऊं कि पूरे देश भर में 7 जगह पर कई राज्यों के असम हो गए और 2-3 राज्यों के जो चुनाव होने थे उपचुनाव उनको कैंसिल किया गया है, क्योंकि हालात वहां अच्छे नहीं है। कई स्थितियां जहां स्थिति कहा जाए तो चुनाव आयोग को अच्छा नहीं लग रहा है, वहां की स्थिति की तैयारी के जायजा को लेकर स्थिति कहीं दिक्कत लग रही है कि चुनाव नहीं कराया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति को टाला भी जा रहा है। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को टाला भी गया पूरे देश भर में, अलग अलग राज्यों में। तो जहां स्थिति हो सकती है चुनाव कराया जा सकता है, वहां के जो लोकल अफसर हैं, जो डीएम है, जो विधानसभा के जो अधिकारी होते हैं, उन सबसे बातचीत करने के बाद ही सारी तैयारी करने के बाद ही डिक्लेयर किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो रवि, अगर हम 2022 चुनाव की बात करें तो 2022 चुनाव के लिए ये उप चुनाव कितने अहम? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि जिस तरह से 2022 में का जो फरवरी में चुनाव होना है उत्तर प्रदेश विधानसभा का, उससे 1.25 साल बचे हैं। अब 1.25 साल पहले एक तरह से सरकार के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि कोरोना काल के दौर में हर जगह चर्चा है। बिहार की बात ही करें नहीं, पूरे देश भर में 64 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। और 64 का मायने यह है कि एक राज्य के में कई राज्यों के विधानसभा सीटों की संख्या 64 के आसपास है, 60-70 के आसपास। दिल्ली की संख्या देख लीजिए 70 है, आप उत्तराखंड की देख लीजिए। चलिए रवि, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता पवन इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए। पवन का रुख करते हैं। पवन, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है कि 3 नवंबर को नतीजे आएंगे और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे और 3 को मतदान होना है। लेकिन सवाल यही है कि 8 सीटों की बात हुई थी, 8 सीटें थी, लेकिन अभी सिर्फ 7 का ऐलान क्यों? क्या जानकारी? मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के 8 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने थे और ये सत्ता का सेमीफाइनल है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले ये देखा जाना था और देखा जाएगा कि जो रिजल्ट आते हैं वो किस तरफ है। यानी सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ उपचुनाव लड़ने जा रही हैं, चाहे वो बीएसपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या जो सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है उसकी बात करें। लेकिन 8 सीटों पे चुनाव होने हैं, 7 सीटों पे हो रहे हैं। एक सीट जो स्वार है रामपुर की, वहां पे चुनाव नहीं होने हैं।
उसके पीछे के कई सारे कारण है। एक तो उत्तर प्रदेश विधानसभा ने राष्ट्रपति के पास पत्र भेजा है, राष्ट्रपति उस पे चुनाव आयोग से तमाम तरह की सुझाव और उस पे सलाह लेने के बाद अपना फैसला देंगे, क्योंकि वहां से आजम खां के पुत्र वहां से चुनाव लड़ने वाले थे। हाँ। लेकिन उनके डेट ऑफ बर्थ गलत डालने की वजह से कोर्ट द्वारा उनको अमान्य घोषित किया गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार यानी विधानसभा ने यह फैसला किया है कि जो अमान्य घोषित हुए सीट वहां पे उनको फिर से 6 साल के लिए डिबार किया जाए। उसको लेकर के राष्ट्रपति के यहाँ पत्र गया है विधानसभा की तरफ से। उस पे जब तक कोई राष्ट्रपति की तरफ से चुनाव आयोग की तरफ से अवलोकन नहीं होता है, बातें नहीं क्लियर होती है, तब तक वहां चुनाव नहीं हो सकते। इन 8 सीटों में जिसमें उपचुनाव होना था, एक सीट तो खत्म समझिए, 7 में जो होना है तो एसपी के पास बची 1 सीट और अब बीजेपी के पास बची 6 सीटें जिनमें उपचुनाव होना है। ऐसे में 2022 के लिहाज से कितने खास ये उपचुनाव, कितनी उम्मीद है बीजेपी को? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि 2022 से पहले ये सत्ता का सेमीफाइनल है। अगर कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी पे भारी पड़ती है, यानी अगर सत्ता पक्ष की 1-2 सीटें भी कम होती है तो निश्चित तौर पे ये मान करके चलिए कि बहुत बड़ा टेंट माना जाएगा, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी लगातार अपने कामों को लेकर के हर स्टेट हर जनपद में जाने का काम कर रही है। आपने देखा होगा जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा कर रहे हैं, तमाम उन क्षेत्रों में वो जाने का काम कर रहे हैं जहां पे चुनाव होना है। चाहे वो देवरिया की हम बात करें या कल एक दिन पहले गए थे बांगरमऊ, जो उन्नाव का जहां पे उपचुनाव होना है वहां पे गए थे, तमाम योजनाओं का पिटारा वहां पे खोलने का काम किया। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाने का उनका प्लान है अलग अलग सीटों पे। और खास तौर से जो सीटें खाली हुई हैं वो या तो कद्दावर नेताओं की खाली हुई है या जो सांसद चुन करके गए, चाहे वो आगरा से बात करें, जो बघेल हैं जो सांसद हैं उनकी सीट खाली हुई थी, वहां पे कुछ कानूनी अड़चने आई थी, उसके बाद उसमें लेट हो गया था, उस सीट पे उपचुनाव होने हैं। उसके अलावा 2 जो कैबिनेट मिनिस्टर कोविड-19 से जिनकी डेथ हुई है उन पे उपचुनाव होना है, चाहे वो कानपुर की हम बात करें या चेतन चौहान की जो सीट खाली हुई है उनके डेथ के बाद उस पे बात करें। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी वो जौनपुर की मल्हानी और रामपुर की स्वार सीट थी, लेकिन रामपुर का पत्ता साफ होता नजर आ रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को क्या खामियाजा उठाना पड़ेगा इन उपचुनाव में? देखिए, अगर एक सीट की बात करें तो पारसनाथ यादव जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनकी डेथ हुई, उनके जौनपुर से वो आते हैं, वहां से वो सांसद भी रहे हैं, उनकी वो सीट है, लिहाजा वो काफी महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए। दूसरी सीट जो रामपुर की थी, समाजवादी पार्टी ये मान करके चल रही थी कि उपचुनाव होगा तो वहां से हम निश्चित तौर पर जीत करके आएंगे, यानी जो 2 सीटें हैं वो बरकरार रखने में वो कामयाब होगी। लेकिन अब चुनौती कड़ी हो जाएगी, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी को कोई भी सीट अगर एक्स्ट्रा जीतना है तो भारतीय जनता पार्टी के सीट को अपने पाले में लाना होगा। और सत्तारूढ़ पार्टी चूंकि अपने आप को लेकर के स्वस्थ है, लगातार काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ लगातार कहते रहे हैं कि 3.5 साल से ऊपर का ये वक्त जो गुजर रहा है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे काम किए हैं जो अभी तक देश के किसी स्टेट ने नहीं किए हैं। लिहाजा जो ये उपचुनाव है ये काफी महत्वपूर्ण है और इस उपचुनाव में सत्ता पार्टी के काम काज का जो लेखा जोखा है वो जनता तय करने वाली है। और 3 तारीख को अपने मतों द्वारा वो जनता दिखाएगी अपने पोलिंग बूथ पे, और 10 का उसका रिजल्ट निकल करके आएगा। तब समझ में आएगा कि विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर के सड़कों पे उतर रही है, क्या वो मुद्दे वास्तव में प्रभावी रूप से लोग समझ रहे हैं, या जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जो काम कर रही है उस काम से जनता खुश है। तो ये काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है उपचुनाव, और इस उपचुनाव का जो रिजल्ट निकल करके आएगा निश्चित तौर पर उसका इंपैक्ट 2012 के विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, विपक्ष लगातार हर मुमकिन कोशिश करेगा पवन की कैसे भी करके जो जनता है उत्तर प्रदेश की उसे अपनी तरफ किया जाए, लेकिन इस बीच बीजेपी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लगातार अपनी उपलब्धियां गिनाई जा रही है, लगातार एक के बाद एक घोषणाएं की जा रही है। ऐसे में इस बीच जब चौतरफा घिरी हुई है बीजेपी, कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए इन चुनावों पर जीत हासिल करने की? देखिए, काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है और चुनौती बीजेपी के सामने ही होगी, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और उसको अपनी सीटों को बचाना है। उसके अलावा जो एक सीट और समाजवादी पार्टी के पाले में उसको भी अपनी तरफ लाना होगा, तब जाकर के वो जनता को समझा पाएंगे कि वास्तव में जो काम कर रहे हैं वो जनता के हित में है। सबसे बड़ी बात है कि बीएसपी
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पहले ही सभी सीटों पे अपने प्रत्याशियों को घोषित करने का काम किया है। अब चूंकि सीटों के चुनाव का और घोषणा जो है चुनाव आयोग ने कर दिया है, तो आधिकारिक तौर पे बीएसपी उन नामों का घोषणा करेगी, लिस्ट जारी करेगी। लेकिन बीएसपी जो है अक्सर देखने को मिलता है कि उपचुनाव से अपने आप को दूर रखती है। वो मानती है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो मशीनरी का दुरुपयोग करती है और उसको दुरुपयोग करके चुनाव जीतने का काम करती है। लिहाजा बीएसपी विपक्ष में रहते हुए उपचुनाव नहीं लड़ने का काम करती है। लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि वो अकेले अपने दम पे पूरे विधानसभा, जो 7 विधानसभा चुनाव होने हैं, पहले 8 होने थे लेकिन अब 7 की घोषणा हुई है। लिहाजा 7 विधानसभा चुनाव पे पूरी ताकत के साथ अपने को फ्रंट फुट पे ला करके चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस का आपने देखा ही है किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश के कामों को लेकर के जो घटनाएं घटित हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में, वहां पे जाने का काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल रखा है। अखिलेश यादव के जो नौजवान क्या इन सबसे बाहर निकल के उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार जनता पर अपना विश्वास कायम रख पाएगी? ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती ये होगी कि योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, 3.5 साल से ज्यादा का कार्यकाल हो गया है। तमाम योजना, तमाम घोषणाएं, तमाम चाहे वो लफ्ज़-ए-हाथ के मुद्दे हो या नाम बदलने के मामले हो या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों की बात के उल्लेख का मामला हो, सरकार सामने आकर के बताने का काम कर रही है। और चुनौती अब उसके सामने होगी कि 3 तारीख को किस तरीके से वोटरों को समझाने में कामयाब होती है, या जो उत्तर प्रदेश के वोटर है, जिन जिन जनपदों में चुनाव होने हैं, वहां विधानसभा के जो वोटर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश हैं, उनकी योजनाओं से खुश हैं। तभी जाकर के 10 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव पे मजबूती से चुनाव लड़ सकती है। अगर उसकी सीटें कम होती है तो निश्चित तौर पे विपक्ष अब सत्ता पे भारी पड़ने का प्रयास करेगा और 2022 तक और अभी ज्यादा आप उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका को देखेंगे कि किस तरीके से वो सक्रिय होती है। लेकिन जो उपचुनाव है वो सत्ता का सेमीफाइनल है और